नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आज आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा। एंड देखिए, बहुत सारे लोगों के अंदर जो ट्रेडिंग करने या इन्वेस्टिंग करने का जो पर्टिकुलर एक मोटिवेशन है, उस मोटिवेशन की एक नई कड़ी शुरू होने वाली है, क्योंकि हम लोग एक नए फाइनेंशियल ईयर में जंप करने वाले हैं 1 अप्रैल से। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल को आपका मार्केट एज यूजुअल खुला हुआ है, केवल और केवल सेटलमेंट हॉलीडे है। तो ये मत सोचिएगा कि आपका स्टॉक मार्केट ऑपरेट नहीं करेगा। जिस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो सेम उसी तरीके से होगा। अब आज की वीडियो खास क्यों होती है? जब भी मैं आपको कहता हूं कि जब मैं संडे को वीडियो बनाता हूं, तो संडे के दिन मैं ये पूरी कोशिश करता हूं कि जितना भी देश दुनिया के अंदर घटित हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, उसका एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। ये बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सौरभ भाई कहानी छोटी रखा करो, बट मैं कितना भी खींच खांच लूँ, इतने सारे रीज़न है, इतने सारे न्यूज आए रहते हैं एक हफ्ते के हफ्ते दर में, या मैं कह दूं कि सिर्फ शुक्रवार और शनिवार को इतने सारे न्यूज आ जाते हैं जिनको जानना आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। अब वो डिपेंड ये करता है कि आप में से जैसा लोग कमेंट में डायरेक्शन मुझे दोगे वैसे ही मैं काम करूंगा। आज मैंने एक और नई चीज़ सोची है, अगर आप लोग पसंद करोगे तो हर संडे मैं लेके आऊँगा। अभी आज के दिन मैं आपको ना पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में दिखाऊंगा। जनरली हम लोग यूएस मार्केट के ऊपर डिस्कशन अपनी ज़्यादा रखते थे, लेकिन आज से मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, सो दैट मेरी ऑडियंस को सब कुछ पता चले। तो फटाफट एक चीज़ जान जाते हैं कि अभी मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर मैं चार्ट पर यहाँ पर खोलूँ और मैप में पूरा का पूरा देश दुनिया के बारे में डिस्कशन करूँ, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या चल रहा है वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है कि वीक वाइज अगर आप टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखोगे तो जापान का मार्केट थोड़ा सा टम्बल्ड है। चाइना ने थोड़ा सा ग्रोथ दिखाया। अभी चाइना के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको वापस उस पर लाऊंगा। इंडिया का मार्केट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। ताइवान का मार्केट थोड़ा सा टम्बल्ड मोड में है। और इधर जितने भी अपने यूरोपियन कंट्रीज हो गए वो सारे के सारे थोड़ा सा ग्रोथ मोड में है। और एशियन मार्केट में थोड़ा अप है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट में आई है, न्यूज के अंदर आई है, उसको भी हम लोग बाद में यहाँ पर टैकल करेंगे। पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं कि कंट्री वाइज कंट्री क्या चल रहा है, किस तरीके से चला। मैं यहाँ पर चार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सारी कंट्रीज का चार्ट आपके सामने एक साथ प्लॉट करके मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, अगर मैं कमोडिटी मार्केट के अंदर नेचुरल गैस छोड़ देता हूँ या क्रूड ऑयल छोड़ देता हूँ, तो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो आपको साफ साफ दिख रही हैं। वोलेटिलिटी भी अभी इंटैक्ट है, बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल भी नहीं है। मेजर इवेंट भी होने वाले हैं। और यहाँ पर जो पर्टिकुलर नेचुरल गैसेज हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा ब्रेकआउट सिनेरियो दिख रहा है। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। क्यों गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है, क्यों एसेट क्लास के अंदर पैसा रोटेट हो रहा है, उसके ऊपर मैं अभी कुछ देर में आऊँगा। एक अच्छी नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं भी बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों। आपको लगता होगा कि ये मैं पेट में से सीख के आया हूं, लेकिन विश्वास मानिए, आपको समझाने के पीछे मैं कितनी एनालिसिस करता हूं। 2-2 4-4 घंटे बड़े बड़े वेबिनार सेमिनार्स करता हूं। मैं कोई भी चीज़ इनिशियल डे से नहीं सीखा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं जो कोर्सेज कर रहा हूं या जो मैं सब्सक्रिप्शन ऑप्ट करता हूं, एक सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट दोस्तों विश्वास करिए महीने के 25-25 हज़ार रुपये हैं। आपके लिए वो रिसर्च, वो एप्लीकेशंस मैं लाता इसलिए हूं ताकि मैं पढ़ रहा हूं, आप फ्री में वो चीज़ पढ़ो। इसी बात पे IITian ट्रेडर हमेशा आपके लिए काम करेगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, खास करके संडे के एनालिसिस, और एक लाइक एक कमेंट से आप मेरा दिन बना देते हो। मैं जितना काम करता हूँ विश्वास मानिए, आपका एक कमेंट ना मुझे कहता है कि और काम करो यार, ये तो बहुत कम किया तुमने। जस्ट एंजॉय करिए आप, मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ, ठीक है। प्लेटिनम कॉपर के अंदर भी थोड़ा सा आप देख रहे हो कि इस समय मेटल सेक्टर्स के अंदर थोड़ा सा जो रोटेशन है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट एक अपडेट है कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसे चल रही है। कोकोआ का प्राइस इस समय इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ा है, जो मेन सप्लायर ऑफ कोकोआ था वहाँ पर थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ है। कोकोआ का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। जो भी FMCG स्टॉक्स हैं, FMCG स्टॉक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगली बार या आने वाले क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, जो रेवेन्यू होगा या जो अर्निंग होगा, क्योंकि मेजरली जो FMCG प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कोकोआ बेस्ड होते हैं, तो आपको FMCG प्रोडक्ट्स में अगर आपने स्टॉक के अंदर कुछ पैसा लगाया है तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा रुक जाइए, अभी उसका समय नहीं आया है।
अभी मैन्युफैक्चरिंग और जो मेटल सेक्टर है उसके अंदर पैसा रोटेट हो रहा है। एक छोटा सा अपडेट देखिए, कितनी बड़ी बात आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर चार्ट को देखने से आपको इतना बड़ा अपडेट मिल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे अपडेट हैं जो इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट की साइकिल क्या है और क्यों इस तरीके से डिसरप्शन मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहा है, जहां पर मेटल प्राइस या एसेट क्लास की प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं और साथ ही साथ में स्टॉक मार्केट भी कुछ और बोल रहा है। तो इसके लिए मैं 2-3 उदाहरण आपको दूंगा, उसको ध्यान से समझते हुए काम करिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इस पर और बेहतरीन चीज आता है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप लिंक में ज्वाइन कर सकते हो, फ्री टेलीग्राम चैनल है। अब सबसे पहले हम लोग ना चाइना से शुरू करते हैं। अभी तक देखिए चाइना मार्केट थोड़ा थोड़ा अपने आप को बाउंस कर रहा था, लेकिन अब जो चाइना की पर्टिकुलर इकोनॉमिक आप कह लो इकोनॉमिक जो रिलीज हो रही है वो शुरू हो चुकी है। अभी आज जो इकोनॉमिक रिलीज हुआ है उसके हिसाब से चाइना को अब जो बाउंस बैक मिल रहा है, अभी तक तो हम कह सकते थे कि चलो चार्ट के बेसिस पर चाइना की इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी रिवाइव हो रही है, बट द थिंग इज कि अब अगर आप देखोगे तो जो अर्निंग के सोर्सेज है या जो मैन्युफैक्चरिंग के सोर्सेज है वो भी क्या बोल रहे हैं कि चाइना का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। एक जो सबसे बड़ी चीज है चाइना के अंदर कि इकोनॉमी तो चलो ठीक है, अच्छी तरीके से रोबस्ट तरीके से थोड़ी थोड़ी ग्रो करना स्टार्ट किया इनका। बीच में आपको पता है बहुत सारी चीजें हुई थी चाइना के साथ, लेकिन अभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के हिसाब से डिस्कशन करेंगे तो अभी भी जो रिस्क फैक्टर चाइना के अंदर है वो एसोसिएटेड है। ये छोटा सा न्यूज है जो चाइना के लिए हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर यह निकल के आ रही है कि पिछले शुक्रवार या शनिवार को जो डॉविस स्पीच दिया गया है शुक्रवार की रात को, किसके द्वारा, वो फेड के चेयरमैन पॉवेल द्वारा दिया गया है। उन्होंने ये बोला है कि ठीक है हमारा जो स्पेंडिंग है, जो पर्टिकुलर लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं पर्सनल स्पेंडिंग, वो 0.8% से राइज हुआ है। अब देखो जब भी कभी की किसी भी कंट्री में अगर पर्सनल स्पेंडिंग बढ़ती है तो ये एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। जैसे मान लो कोई कंट्री है उसमें लोग खर्चा करना चाह रहे हैं, अपार्ट की आपका जो भी इन्फ्लेशन टारगेट है, अपार्ट आप जो भी टैक्सेशन रखे हो, अपार्ट के आप जो भी रेट हाइक करके रखे हो, अगर पर्सनल स्पेंडिंग लिमिट बढ़ रही है तो ये अच्छा है, ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होने का एक पर्टिकुलर सबूत है। लेकिन साथ ही साथ में जो आपकी जो अर्निंग है, इंडिविजुअल अर्निंग, वो उतनी राइज नहीं हो पाई है, वो 0.3% से राइज हुआ है। ये एक पर्टिकुलर कंसर्न आप यहाँ पर बोल सकते हो कि अभी भी जब फेड ने रेट को अपने इतना टाइट करके रखा है, आप सोचो फेड ने रेट इतना टाइट करके रखा हुआ है कि आप लोन लेने से पहले 10 बार सोचोगे, ठीक है, रेट टाइट होने का मतलब 10 बार सोचोगे, फिर भी लोगों की जो पर्सनल स्पेंडिंग है भाई साहब वो रुक नहीं रही है। तो यहाँ पर फेड ने क्या बोला, चेयरमैन ने क्या बोला कि हमें अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है रेट कट करने का, क्योंकि खर्चे तो लोग कर ही रहे हैं। इसका ये मतलब है लोगों के पास परचेजिंग पावर है, तो जब खर्चे वो कर रहे हैं तो सब कुछ सही है, हमें अभी कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, अगर आप देखोगे जो यूएस की जीडीपी आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वो बेहतर आई है, जो एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा राइज हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। अगर आप देखोगे तो जो फॉरकास्ट था वो 3.2% था और जो एक्चुअल ग्रोथ हुआ है वो 3.4% का एक्चुअल ग्रोथ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जीडीपी में। ठीक है, ये हमें क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भाई ठीक है आपकी कंट्री जो है ग्रो कर रही है, इकोनॉमी आपकी अच्छी चल रही है, स्पेंडिंग आपकी थोड़ी अच्छी हुई है, अर्निंग में अभी भी थोड़ी सी रुकावट है। और ये पूरा का पूरा जो हफ्ता है, मान के चलो आप 1 अप्रैल से लेके मान के चलो 10 अप्रैल तक, जो 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक ये मार्केट के अंदर बहुत वॉलेटाइल फेज होने वाला है, क्योंकि हर दिन आप देखोगे किसी न किसी पॉवेल के किसी न किसी फेड मेंबर का स्पीच है। अब देखो होता क्या है, स्पीचेस में टोटल 8 मेंबर हैं, आपको पता ही है, सॉरी मैं खुद भूल गया कितना, वो तो अपने उसमें हैं, देख लेना कितने मेंबर है, एक बार बताया तो था, अब वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी वाला मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्साइड हो रहा है तो मैं भूल रहा हूँ। तो हर मेंबर की देखिए अपनी अपनी अलग अलग राय होती है, कोई कहता है इकोनॉमी अच्छी है, कोई कहता है इकोनॉमी खराब है, कोई कहता है इकोनॉमी बहुत अच्छी है, कोई कहता है इकोनॉमी बहुत खराब है। अभी तक का जो भी प्रॉपर स्टेटमेंट है, अगर हम देखें चाइना का ग्रोथ हो रहा है, एशियन मार्केट इवॉल्व हो रहा है, यूरोपियन मार्केट इवॉल्व हो रहा है, और अमेरिकन मार्केट का भी जीडीपी फॉरकास्ट के हिसाब से अच्छा आया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब बढ़िया के साथ साथ जब भी होता है ना, जैसे कॉइन के 2 होते हैं, एक हेड एक टेल, उसी तरीके से कुछ न्यूज हैं जो आपके लिए
थोड़ी गंभीर भी है। जैसे ब्लैक रॉक जो कि एसेट मैनेजमेंट, बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने, उनके सीईओ ने क्या कहा कि जो ये यूएस का डेट साइकिल होते जा रहा है ना, कोई भी कंट्री जब डेट लेती है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर ये ऐसे चलता रहा कुछ दिन में यूएस डॉलर डिसअपीयर हो जाएगा पूरे के पूरे देश से, पूरे के पूरे इस प्लेनेट से यूएस डॉलर डिसअपीयर हो जाएगा। अब उन्होंने किस बारे में डिस्कशन किया, क्या किया, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि यार देखो ये जो यूएस डेट वाला सीन है ना, ये आज से नहीं, मैं पिछले 2 साल से आपको हर वीडियो में बताते हुए जा रहा हूँ कि भाई साहब ये चीज़ होता ही होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पंगा लेकर अपन को कुछ करना नहीं है। नाउ कमिंग टू द पर्टिकुलर चार्ट, अगर हम देखें यहाँ पर तो S&P 500 हो चाहे नैस्डैक 100 हो, हर एक चार्ट कुछ ना कुछ कहानी बता रहा है। कहानी ये है कि भाई चलो हम बहुत सुस्ता लिए, बहुत हमने निगेटिव न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ के बीच कंक्लूजन बना लिया, अब मार्केट के अंदर क्या है ना कि हमें एक डायरेक्शन दे दो। हर मार्केट चीख के यही कह रहा है कि भाई देखो हमने बहुत ना बियर बुल कर लिया, अब मार्केट के अंदर हम चाहते हैं कि ऐसा सिनेरियो हो कि 4-5 साल तक मार्केट के अंदर एक साइड का पार्टिसिपेंट अच्छे से कमाई करे। क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो कमाई वाला माहौल है ये तभी आता है जब मार्केट या तो परमा बुल हो या तो परमा बियर हो। अब ये चीज कभी हो नहीं पा रही है मार्केट के अंदर, ना तो बुलिस वाले कमा पा रहे, ना तो बियरिस वाले कमा रहे हैं। अभी क्या चल रहा है मार्केट में कि अगर ये आईटी सेक्टर है और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये एफएमसीजी सेक्टर है, ये मेटल सेक्टर है, या कह लो कमोडिटी सेक्टर, तो पैसा कभी आईटी में घुस रहा है, कभी ऑटोमोबाइल में जा रहा है, कभी एफएमसीजी में जा रहा है, तो कभी कमोडिटीज में जा रहा है। तो ये जो रोटेशन है, रोटेशन के हिसाब से कोई भी बड़ा ट्रेडर या बड़ा इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाता है। क्योंकि अगर एक सेक्टर ग्रो करे, वो भी 1 साल तक कॉन्टिन्यूअस ग्रो करे, 1-2 महीने में आप कितना % का रिटर्न अज्यूम कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो कुल मिलाजुला के बातें ये हैं कि अपार्ट फ्रॉम द ऑल द निगेटिव न्यूज, जो गोल्ड के प्राइस में सर्ज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आज नहीं कल नहीं, लेकिन लोग धीरे धीरे क्या है कि एसेट क्लास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स हैं या जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी बहुत हिचकिचा रही है। अब ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन हो कि भाई इलेक्शंस हर जगह होने वाले हैं, लगभग सारी कंट्रीज के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि गोल्ड का प्राइस सर्ज कर रहा हो, कमोडिटीज़ का प्राइस सर्ज कर रहा हो, या कोई ऐसा एक्सटर्नल फियर है जिसके बारे में अभी गेस करना मुश्किल है। लेकिन मैं अपने सभी ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ कि एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, स्टॉक को पिक करना अगर आपको है इस समय, तो बहुत ध्यान से, बहुत कॉशियस होकर कोई भी स्टॉक को आप पिक करिएगा। क्योंकि आप से भले कोई एक स्टॉक मान लो मिस हो जा रहा, अर्निंग नहीं है, आपको दिख रहा है मोमेंटम पे मोमेंटम है, अर्निंग नहीं है स्टॉक के पास, है ना, कोई बढ़िया मैनेजमेंट नहीं है स्टॉक के पास, कोई फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, कुछ बड़े डील्स नहीं है, कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, फिर भी भाग रहा है, तो वहाँ भले हाथ मत लगाओ, हाथ आपके छूट जाएंगे, आपको रिग्रेट भले होगा, कम से कम आपका जो पैसा है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बचा रहेगा। ये मेरी आप सब लोगों से विनती है। अब ये तो हो गई देश दुनिया की बात, इंडियन मार्केट की क्या हाल चाल है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इंडियन मार्केट ने ना पिछले शुक्रवार को बड़ा वियर्ड बिहेवियर दिखाया। पहले तो मार्केट ने खूब अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया और लास्ट के मोमेंट में मार्केट ने बहुत लंबा यहाँ पर फॉल दिया। इस फॉल को देखकर बहुत घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मार्केट के अंदर फॉल आ रहा है तो 2 रीज़न इसके हो सकते हैं। शुक्रवार को हमारा मार्केट था, बृहस्पतिवार को हमारा मार्केट था, देन शुक्रवार, शनिवार और रविवार हमारा मार्केट बंद रहा। उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिनका एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, उन्होंने अपनी पोजीशन को 1, 2, 3 स्विंग के हिसाब से बुक किया होगा, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा शार्प यहाँ पर फॉल दिख रहा है। तो अब हमें क्या समझना चाहिए इस पर्टिकुलर माहौल को देखते हुए, पर्टिकुलर चीज़ों को देखते हुए हम किस तरीके से ट्रेडिंग करें, और नया फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है, जिसको हम FY 2024-25 बोलेंगे, उसको हम कैसे अच्छा करें। तो देखिए यहाँ पर ना बड़ी मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत मज़ा आएगा आपको। अभी ग्लोबल मार्केट का सिचुएशन ऐसा है कि सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं कि भाई तू खराब है, तू अच्छा है, ये खराब है, वो अच्छा है, कोई वहाँ बम बना रहा है, कोई वहाँ बम बना रहा है, किसी का वेपन सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है। इतना मार्केट के, मैं मोटी मोटी बातें बताऊंगा, मुझे ज़्यादा इधर उधर की बात करने नहीं आती, मैं आपको मोटी मोटी बताऊं। इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर बातें हो चुकी हैं कि आप अगर यहाँ पर खड़े होके पूरा ग्लोबल मार्केट, पूरा इंडियन मार्केट सबको देखोगे तो आपको लगेगा ये तो यार बियरिश
वाले कंट्री के बियरिश स्टेटमेंट की तरफ जा रहा है, बियरिश काम कर रहा है, ये बुलिश काम कर रहा है, ये बियरिश काम कर रहा है, ये तो बेचारा न्यूट्रल बैठा हुआ है। तो अभी ऐसी सिचुएशन है कि जैसे होता है ना कि एक बार आप मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ना चाहते हो कि नहीं मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, मार्केट में सब कुछ सही है, सारे देश आपस में व्यापार कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल हैं, सारी कंट्रीज अच्छा कर रही है, जीडीपी ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। अभी का माहौल ऐसा है ना कि कुछ भी बता पाना असंभव है। और कई लोग तो ये भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 2028 और 2030 तक आते आते आपका वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रसिया। आप पढ़ो आर्टिकल्स। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज आल्सो अ कैटलिस्ट फॉर सर्जिंग द प्राइस ऑफ गोल्ड क्लास एसेट। जब किसी भी पर्टिकुलर वार की बात होती है, न्यूक्लियर अटैक की बात होती है या किसी भी कंट्रीज में जब ऐसा दिखता है, देखिए गोल्ड एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है यह दर्शाने के लिए कि कहीं मामला खराब तो नहीं हो रहा है, कहीं मामला अच्छा तो नहीं हो रहा है। गोल्ड क्यों अच्छा इंडिकेटर है? क्योंकि गोल्ड एक रेयर मेटल है। ये लाइक क्रिप्टो आर आल्सो अ गुड इंडिकेटर्स। क्रिप्टो के अंदर भी मैंने आपको बोला कि अब धीरे धीरे आप लोग शिफ्ट होइए, धीरे धीरे आप लोग पैसा बनाना स्टार्ट करिए, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए। अगर आप लोग क्रिप्टो वाली मेरी वीडियो नहीं देखे हो तो मैं लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा या पिन कमेंट में, वो वीडियो देखो, अकाउंट बनाओ और क्रिप्टो में स्टार्ट करो। बिकॉज दिज ऑल आर एसेट्स। अगर आप देखोगे ये डिजिटल एसेट हो गया, ये मेटल एसेट हो गया गोल्ड। तो जब ये राइज करते हैं ना तो यहाँ पर लोगों के मन में एक सवाल आ जाता है कि भाई सब लोग अगर गोल्ड खरीद रहा है तो क्या रीज़न है, क्यों स्टॉक नहीं खरीद रहा है? तो कभी कभार ये गोल्ड बहुत बड़ा इंडिकेशन देता है आने वाले फ्यूचर प्रेडिक्शंस को लेकर। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बियरिश हो जाना, आपको बुलिश हो जाना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें कुछ ऐसा पता चल रहा है कि भाई कुछ मैटर गंभीर है, कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका मार्केट आज गिरेगा कल गिरे। हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा, अगर इंडिकेशन है तो हम अपना, हमारे ऊपर है ना, हमारा पैसा है, हम धीरे धीरे अपने उस पर्टिकुलर चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इस पूरे वीडियो का मतलब यही है सिर्फ कि हमें अच्छे से काम करना है, हमें देखना है कि मार्केट में किस तरीके से काम हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। अब वापस आ जाते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस यहाँ पर करते हैं और आने वाला सप्ताह किस तरीके से रहेगा एज अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। मैं ज़्यादा करके ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ, आप सब लोग को अच्छे तरीके से पता है। तो एक बार हम लोग ना डे वाइज चार्ट को पहले एनालाइज कर लेते हैं कि मार्केट डे वाइज चार्ट पर क्या करना चाह रहा है। अब देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूँ, ये चीज़ हमेशा आपको समझाया हूँ कि अगर कभी भी मार्केट इस तरीके के एक्यूमुलेशन फेज के बाद ब्रेकआउट दे तो तुरंत नहीं घुसना है। अब यही सेम चीज़ क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। देखिए, मार्केट ने पहले तो मार्केट यहाँ पर होल्ड किया, काफ़ी दिन तक होल्ड किया। होल्ड करने के बाद मार्केट ने करंटली एक ब्रेकआउट फेज को यहाँ पर इनिशिएट किया है। अब ब्रेकआउट फेज के बाद मार्केट यहाँ पर क्या करेगा? नंबर 1, क्या ब्रेकआउट ने सबको फंसाया है? क्या ब्रेकआउट ने सारे रिटेलर्स को एक होप दिखाया, एक गलत आस दिखाई कि भाई चल मैं ब्रेकआउट किया, अब मैं यहाँ से भागूंगा, और मैक्सिमम रिटेलर ने यहाँ पर अपनी पोजीशन बना ली? या दूसरा हो सकता है ब्रेकआउट के बाद हमें रीटेस्ट के बाद एक मौका दे मार्केट। 2 पॉसिबिलिटीज़ है, क्या ये ब्रेकआउट रियल है, क्या ये ब्रेकआउट फेल है, यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, अभी के लिए जो मैं ये आपको डायग्राम काफ़ी दिन से बना के रखा हूँ, इसी डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पर छोटा कर देते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया, ठीक है। और मैं ये मानता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद जब भी मार्केट, एक बार इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, देन आपके लिए अच्छा हो जाएगा ये। जस्ट वेट 1 मिनट। ठीक है, अब मैं ये मानता हूं कि अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर कोई भी इनिशियल ब्रेकआउट हुआ है तो मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है 46,900 का मेरा एक फाइनल स्टॉप लॉस बन जाए। ठीक है, एक फाइनल लेवल बन जाए। स्टॉप लॉस क्या कहें, इसको फाइनल लेवल बोल देते हैं। यानी 46,900 का जो लेवल है वो मेरे लिए ना एक लक्ष्मण रेखा की तरह बन जाए, यानी एक क्रिटिकल लाइन बन जाए। क्रिटिकल लाइन का मतलब ये है कि सपोज करिए कि अगर मान लीजिए मैं मानता हूं कि बायर के पास पोटेंशियल है, चलो ब्रेकआउट दिया, कई दिन का वेट करने के बाद आखिर में यहां पर एक मान लो रियल ब्रेकआउट हुआ। लेट्स अज्यूम दिस इज रियल ब्रेकआउट, लेट्स अज्यूम कि ये रियल ब्रेकआउट है। अगर ये रियल ब्रेकआउट है तो पक्की बात है कि ये जो टेस्टिंग पीरियड है, जहां पर ब्रेकआउट जोन है, ये जो नेकलाइन है जिसको हम कहते हैं ब्रेकआउट की नेकलाइन,
वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्रीच हुआ तब तो मतलब ही खत्म, तब तो सेलर्स हावी हो गए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अब एक छोटा सा ये जोन जो है मेरे लिए 47,100 से लेकर 46,900 का, ये जोन मेरे लिए आ गया एक बाइंग जोन। ठीक है, ध्यान से सुनिए, दिस इज माय बाइंग जोन। और एज अ ट्रेडर मैं क्या करूंगा, 47,100 या 47,000 बोल देते हैं, थोड़ा छोटा रखते हैं स्पेस, 47,000 से लेके 46,900 या इसको 880 कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज होता क्या है कि साइकोलॉजी नंबर रहता है तो दिमाग वहाँ पर थोड़ा सा लोगों का ख़राब हो जाता है। 46,880 कर देते हैं, ठीक है। अगर 46,880 के ऊपर मार्केट है तो मैं यहाँ पर पूरे हफ्ते के लिए एक बाइंग का प्लान करूँगा। कॉल साइड का बाइंग कर सकते हैं, आप पुट सेल कर सकते हैं, आप फ्यूचर के अंदर काम कर सकते हैं, जो भी आपका है। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025 4 और 5 में आप एक चीज़ डिफरेंट करिए। अब आप लोग यहाँ पर ना होल्डिंग पीरियड थोड़ा सा बढ़ाइए, डेली ट्रेड मत करिए, होल्डिंग पीरियड बढ़ाइए। जैसे अभी मैं करने वाला हूँ, मैं आपको प्रॉपर अपडेट देते रहूँगा। लाइक या तो मैं फ्यूचर के अंदर अब थोड़ा सा ट्रेड करूँगा, या तो मैं थोड़ा सा अपना जो कॉल साइड का है उसको एवरेजिंग मोड पे डालूंगा। और ये धीरे धीरे जो स्ट्रेटजी में इवॉल्व करता हूँ वो आपको धीरे धीरे मैं शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर 46,880 के नीचे नहीं आता है मार्केट, देन इट्स ओके। यहाँ पर मैं काम करूँगा, फ्लैट खुले थोड़ा सा मार्केट नीचे आके थोड़ा सा यहाँ से बाउंस मारे तो मैं इसको एक रियल बाउंस मानूंगा और 48,000 तक का लेवल मुझे इस पूरे के पूरे 15-16 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। दिस इज द फर्स्ट केस बैंक निफ्टी के अंदर। नाउ थिंक अगेन, यदि ये ब्रेकआउट जो फेल हो जाए एंड मार्केट 46,880 के नीचे ट्रेड करने लगे, देन इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन को चेंज करूंगा। पहले क्या करूंगा, मैं फ्लैट खुला है, गैप अप खुला तो मैं वेट करूंगा इस रेंज का, इस रेंज में मैं एडिशन करूंगा, अपनी क्वांटिटी धीरे धीरे ऐड ऑन करूंगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अगर ये इमीडिएटली फेल हो जाता है, 46,880 के नीचे मार्केट रहने लगता है एंड सारी चीजें मेरे फेवर में आने लगती है, हीट मैप स्लो डाउन होने लगता है, ओआई बढ़ने लगता है, तो मैं ये देखूंगा 46,880 के नीचे इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 47,100 का स्टॉप लॉस लगा के अगेन क्या करूंगा, पुट या तो बाई करूंगा या तो फ्यूचर को सेल कर दूंगा। ठीक है, मेरे लिए सिंपल सा मतलब ये है, एज अ ट्रेडर मैं इतना खाली नहीं बैठा हूं, ठीक है, कि मैं मार्केट के अंदर हर एक एक चीज देखूं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है इकोनॉमी अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है वार होगा 2030 में देखा जाएगा। क्या वार के चक्कर में 4 साल बैठ जाएं? 4 साल तो नहीं बैठ सकते ना, अभी तो 2024 चल रहा है, अभी तो 6 साल है, 6 साल बाद क्या होगा क्या नहीं पता, भगवान जाने, हो सकता है 2 साल बाद वार हो जाए। लेकिन अभी मुझे 15 दिन 10 दिन की कमाई करनी है, तो क्या मैं दुनियादारी के टेंशन लेके बैठूंगा क्या? नहीं, पता सब कुछ होना चाहिए। उस पते के दम पे हम अपना ट्रेडिंग इनिशिएट करेंगे। और मेरे लिए सिर्फ 2 ही चीज मायने रखती है मंडे से, 46,880 के नीचे पुट और 46,880 के ऊपर कॉल। ये एक लाइन जो मैंने बना दी है ना, इसी लाइन पर मार्केट को टिकना है। ये लाइन छोटा मोटा लाइन नहीं है, ये लाइन जो आपको अभी दिख रहा है मैं पहले से ड्रॉ करके बैठा हूं, मैं 2 दिन से यही कर रहा हूं। तो इसके नीचे मैं फिर से बियरिश हूंगा, और बियरिश कब तक, जहां तक मार्केट जाना चाहे जाने दो। अगर 46,880 के नीचे आके इसी रेंज में फिर स्टक हो जाता है तो फिर मैं वेट करूंगा क्या नीचे से बाइंग आ रही है नहीं आ रही, क्या नीचे से उसको ब्रेकडाउन दे रहा है। क्योंकि अब मार्केट में चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे ग्लोबल मार्केट हो, चाहे एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट हो, चाहे यूएस मार्केट हो, कोई रुकने का नाम नहीं लेगा। दे विल ज्वाइन द रैली कि कहीं ना कहीं तो हमको निकलना है। अब बहुत दिन से मार्केट एक जोन में फैला हुआ है, बढ़ा है, मार्केट चलेगा। तो अब समस्या ये है, क्या इंडियन मार्केट या क्या मार्केट क्रैश करेगा या मार्केट बूम करेगा, डिपेंड करता है समय के साथ साथ। होप मेरी ये एनालिसिस आपकी लाइफ में थोड़ा वैल्यू एडिशन किया होगा। वन मोर थिंग आई वांट टू सजेस्ट यू ऑल दैट क्रिप्टो ट्रेडिंग आप लोग शुरू नहीं किए हो तो कर दो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज आज नहीं तो कल आप इस पर्टिकुलर चीज़ को रिग्रेट करोगे। जैसे गोल्ड के लिए मैंने आज के पहले जब रसिया का वार हुआ तो मैंने एक बार गोल्ड के बारे में आप लोग को बताया था कि गोल्ड एक स्ट्रांग रैली दे सकता है, और वो रैली दिया भी है ना। खास करके मैंने ETF बाई किया हुआ था,
आपको मैंने बोला भी था कि आप देख लेना, क्योंकि एक्चुअली मैं अपने वीडियो में कभी भी कॉल टिप्स तो दे नहीं सकता, या मैं आपको किसी चीज़ को लेने के लिए बोल नहीं सकता, मना कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जस्ट एक लर्निंग पर्पज से आता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आरए या रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टिंग एडवाइजर तो हूँ नहीं। तो मेरी लिमिटेशन यही है कि मैं आपको सिर्फ एक लर्निंग देके एक आपका व्यू समझा सकता हूँ। देखो ग्लोबल सेंटीमेंट ये है वो है ऐसे है, उसके ऊपर आपको करना है। आज फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग, आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। मैंने लिंक जो अकाउंट है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप जाके उस लिंक से खोल के डेल्टा इंडिया में अपना बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, 2-4 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है एंड यू कैन स्टार्ट क्रिप्टोइंग। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय श्री राम। कमेंट जरूर करिएगा, एक वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाइएगा।